शहजाद साहब, क्या लगता है आपको, अगर अमन मुआहिदा करीब है तो फिर बहरी जहाज़ों पर हमलों का सिलसिला अभी तक क्यों नहीं रुका? अच्छा, आपके जो बुनियादी सवाल का जो जवाब है, जहां आपने पूछा कि अमेरिका हुर्मुज पे ईरान को दबाव में ला सकेगा, इसका जवाब है नहीं। इसलिए कि अमेरिका अब आहिस्ता आहिस्ता इस जगह से बाहर जा चुका है, सिवाय शायद दो तीन जहाज़ों के जिन्होंने के नाका लगा के रखा हुआ है और ईरान के तेल को बंद किया हुआ है। उसके अलावा उस मेरे ख्याल में अब अमेरिका का कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं रह गया। और वो भी एक तरह से इत्माम हुज्जत है। प्रैक्टिकल सेंस में अमेरिका अब यहाँ से जा चुका है, और जिस किस्म का भी मुआहदा अमान और ईरान में होगा, जैसा भी होगा, जब वो मान जाएंगे दोनों अतराफ, तो ये अमेरिका भी उसे मान जाएगा, क्योंकि अमेरिका को समझ आ गई है, या समझ पता चल गया है कि हुर्मुज या कोई और इलाका, या जिस तरीके से कि वो ईरान पे हमले करने के बाद कुछ हासिल करना चाहता था, वो हासिल नहीं हुआ। वो अब उससे खलासी चाह के अपने आप को दूर करना चाहता है, और वो बड़ी बड़ी हद तक प्रैक्टिकल सेंस में दूर हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये भी वजह है कि ये अमेरिका के लिए शुरू से ही नॉन इश्यू था, हुर्मुज का। लेकिन ईरान ने अपनी बहुत जिसे कहते हैं ना कि महारत, जो सफारतकारी की, और अपनी, जिसे ट्रम्प खुद कहता है कि शतरंज की खेल है, जी। उसमें ऐसी मूव्स के साथ इसको, हुर्मुज को सेंटर और फ्रंट ला के खड़ा कर दिया है, एज एन इशू बना दिया अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए इशू था नहीं ये। अच्छा, इसको ये भी कहना अजीब सा लगता है, कहा जाता है, बहुत ज्यादा कहा जाता है कि देखिए, जो ऐसा इशू था जो पहले जंग में नहीं था, अब वो जंग के बाद इशू बन गया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा कमाल यह है कि अमेरिका को किसी हद तक इसमें घेर लिया है ईरान ने, इसको एज ए लेवरेज। अब फिर शुरू में दोनों अतराफ लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी इसको, लेकिन ईरान उस पर ज्यादा गालिब आ गया, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली क्लोज रहता है, उसके 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 पहलू में बहता है। अमेरिका को दूर से आके उसके ऊपर जो कुछ करना पड़ता है कर सकता है, और वो उस हद तक नहीं करना चाहता जैसा। बहरहाल, तो हुर्मुज पे उसका कोई असर रसूख नहीं हो सकता। दूसरी बात, हुर्मुज मसला है यहाँ के मुल्कों का, जीसीसी का, ईरान का, बुनियादी तौर पर इन इन मुल्कों का मसला है हुर्मुज। जब भी होगा, अभी तो आप ओमान और ईरान की बात कर रहे हैं कि ये आपस में कोई मामला करना चाह रहे हैं। असल में जब ये मामला हो जाएगा, जो भी मामला तय होगा, उसके बाद जीसीसी के बाकी मुल्कों की बारी आएगी कि वो क्या इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते। तीसरी बात, ईरान का और अमेरिका का जो रद्द अमल जो अब तक रहा है, उसकी आपने एक असर तो देखा खत्ते के अंदर, कि आपने देखा एक मक्का में मुआहदा हो गया। तीन मुल्क बाहर के, खत्ते के बाहर से दो मुल्क आके एक बड़े मुल्क के साथ जुड़ गए। इसकी डायनामिक्स एक और तरीके से लॉन्च होती हैं। ये डायनामिक्स क्या असर दिखाएंगी आने वाले वक्तों में, ये देखना पड़ेगा। हम जो मर्जी कहते रहे कि ईरान ऐसा है, हम पाकिस्तान उनके हमसाए हैं, वो ये है, वो है, वो सब ठीक है, और पाकिस्तान बहुत कोशिश करेगा कि ईरान इसको उसी 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 तरीके से समझे, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझे। लेकिन क्या ईरान हमेशा वैसे ही समझेगा? बहुत मुश्किल है ये कहना इस वक्त कि इसके असरात कहाँ तक जाएंगे और क्या होंगे। सही। ठीक। अच्छा अच्छा, शहजाद उसका साहब, जो आपने कोशिश की बात की, सवाल एक मेरे जहन में है कि अभी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तेहरान पहुंचे हैं और ईरानी सदर से उन्होंने मुलाकात की, अब्बास अरागची से उन्होंने मुलाकात की। तो ये कोशिश की ही एक कड़ी है उनका वहां पर जाना, या कोई यहाँ पैगाम हम कह सकते हैं कि लेके गए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं बात को, बखाम खाम है। आई मीन, नकवी साहब बुनियादी तौर पर शामिल तो रहे हैं इस चीज के अंदर, कोई शक नहीं है। लेकिन उससे देखिए, जब हमने पहला ये जो एग्रीमेंट किया था, इस्लामाबाद एग्रीमेंट, उसके बाद बात कहां से कहां चली गई। आप पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरेबिया के साथ मिलके एक एक अलाइनमेंट में आ गए। यानी तो इस्लामाबाद एग्रीमेंट तो पीछे रह गया फिर। अब उसके डायनामिक्स, अच्छा मुझे एक बात पे आने दीजिएगा जी जी। कि ये जो जो जहाजों का जिक्र किया कि पाकिस्तान से 70 मील दूर पाकिस्तानी फ्लैग बेरर जहाज के ऊपर, फ्लैग बेरिंग जहाज के ऊपर अटैक हुआ, ये किसने किया? जरूरी नहीं कि ईरान ने किया हो। तो मैं जब ये देखता हूँ ये तमाम चीजें, तो मुझे नहीं मालूम कि इस खत्ते में अभी और क्या चैप्टर्स लिखे जाएंगे। ये चैप्टर, ये किताब है जिसका कि अभी सिर्फ शायद पहला चैप्टर भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कितने और चैप्टर्स लिखे जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए मेरा ख्याल है हम बहुत जल्दी फैसलों पे पहुंचने की बजाय अगर ये देख लें कि हम अपने तय, अपने तौर पर, एक मुल्क के तौर पर, अपने कंटेन्ड सेल्फ के अंदर रहते हुए कैसे मैनेज कर पाते हैं इन चेंजिंग डायनामिक्स को जो कि इस खत्ते में हो रही हैं, तो वो पाकिस्तान के हाथ में बेहतर होगा। सही। वरना अगर ये फैलता गया इसका दायरा, तो इस हद तक कॉम्प्लिकेट कर सकता है
जिस तरीके से के अटैक्स हुए, बाबल मंदेब और ये इकट्ठे चलेंगे, बाबल मंदेब और ये हुर्मुज है। बाबल मंदेब पे अगर लड़ाई होती है तो उसका असर हुर्मुज पे आएगा। हुर्मुज पे तो खत्म हो गई तकरीबन, अब लड़ने वाला ही वहां कोई नहीं है, तो इसलिए बाबल जो कुछ होगा बाबल मंदेब पे होगा। तो ये मुश्किलात ऐसी है कि इनको बहुत कट एंड ड्राइड चीजों के अंदर समोना और उनके ऊपर कोई अपना हतमी फैसला देना इम्पॉसिबल हो चुका है। बहुत ही तब्दीलियां इस वक्त की हो रही हैं और बनती जा रही हैं, और किताब के चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं और चैप्टर्स खुले हुए हैं। अभी तक किताब अभी तक मुकम्मल नहीं। ठीक है शहजाद साहब, आपका कमेंट आगे। जैगम साहब, आपकी तरफ आते हैं। बाबुल मंदिर से खलीज ओमान तक ये जो आग फैलना शुरू हो गई है, आपको क्या लगता है मुसलसल बहरी हमले या किसी बड़े फैसले और फैसला कुन मार्के की तमहीद बन रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त दोनों फरीक इसको इस सतह पे ले जाना चाहते हैं जिसमें एक बड़ी जंग में बदल जाए। अमेरिका ख़ुद उस तरफ नहीं जाना चाहता, इतना बड़ा नुकसान वो नहीं करना चाहता। एक फॉरएवर वॉर जिसको अमेरिकी कहते हैं ना, ऐसी जंग जिसमें फंस जाओ तो फिर 10 साल 20 साल 30 साल तक निकल ना सको, उस फॉरएवर वॉर में अमेरिका नहीं जाना चाहता, उसकी कीमत नहीं देना चाहता। अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है, और निकलना चाहता है इस वजह से कि बहुत बुरी तरह से वो फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप नथनों से धुएं निकाल सकते हैं, लेकिन अमेरिका इस वक्त इस स्ट्रेट को नहीं खुलवा सकता, हुर्मुज़ को नहीं खुलवा सकता। अमेरिका अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा है, वो इस खित्ते में अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। और इससे भी बड़ी बात कि अमेरिका अपने खित्ते में अपने अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा है। जी जो अड्डे इस पूरे खित्ते में उसके मफाद के निगहबान थे, उसके इत्तेहादियों के निगहबान थे, उन अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ में भी अमेरिका नाकाम हो गया है। वो अपनी नेवी भी हुर्मुज़ में नहीं ला सकता। तो अमेरिका की जो ताकत की प्रोजेक्शन थी, जो उसको एक सुपर पावर के तौर पर दिखाती थी, उसमें वो आकर फंस गया है। वो आया यहाँ पे कमर तोड़ने था, लेकिन उसने ईरान को वो दे दिया है जिसका ईरान तसव्वुर नहीं कर सकता था, उसके वहमो गुमान में नहीं था। और वो चीज़ है कि इस इलाके की क्रिटिकल जोग्राफ़ी पर ईरान का कंट्रोल, इस इलाके का जो पूरा जोग्राफिया है, उसकी अहम तरीन जगह, उसकी बैकबोन, उसकी क्रिटिकल जोग्राफ़ी, वो है हुर्मुज़। और ये वो चीज़ है जिसे सन त्ज़ू ने, चीनी जो माहिर है जिसका हर वक्त जिक्र किया जाता है स्ट्रेटजी में, उसने कहा है सन एंड अर्थ, ये कुदरत का तोहफ़ा होता है, जिसके हाथ आ जाए तो उसका पल्ला भारी हो जाता है, जोग्राफिया जिसके हाथ में हो। और हमें तो ऐसा लगता था कि ईरान को ख़ुद इस बात का एहसास नहीं था कि ये जोग्राफिया उसके लिए कितनी बड़ी ताकत बन सकता है, और अमेरिका और इसराइल ने आके ये ताकत उसके हाथ में थमा दी। जब इस खित्ते के दूसरे इलाके के जो दूसरे मुल्क हैं जी जो अमेरिका पर इन्हिसार कर रहे थे, और पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल पैदा हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया के मफादात इस इलाके से वाबस्ता हैं। दुनिया का 20% तेल यहाँ से निकलता है। तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ को एक लिवरेज के तौर पर डिस्कवर करने के बाद, उसका कंट्रोल हासिल करने के बाद, उसको मैक्सिमम फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो इसके ज़रिए से ऐसा मुआहदा हासिल करना चाहता है जिससे उसके मफादात का देर पा तहफ़्फ़ुज़ हो, और वो भी ऐसी सूरत में जबकि ट्रस्ट का कोई लेवल नहीं है। अमेरिका और इसराइल को भी ईरान पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ईरान का तो मसला ही दूसरा है ना। उसके साथ तो मुआहदे करके तोड़े गए हैं, मुआहदे करके फिर जंगें की गई हैं, और मुआहदों के प्रोसेस के दरमियान में उस पर हमले किए गए हैं। अमेरिका की एक और मुश्किल ये है कि अमेरिका के अपने जो मिसाइल से तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जो हथियार थे, जो इंटरसेप्टर थे, अब थार्ड जो सबसे अहम था वो 80% ख़त्म हो चुका है। पेट्रियाट जो था वो आधा ख़त्म हो चुका है। अब हालत पिछली बार ये हो गई थी कि अमेरिका के ईरान के जो मिसाइल हैं उनको सेलेक्टिवली टारगेट कर रहे थे, तमाम को टारगेट नहीं कर रहे थे ताकि इंटरसेप्टर महफूज रह सकें। इतना एक्सपोजर हुआ है, इस तरीके से अमेरिका एक्सपोज हुआ है उस जगह में जो उसके लिए तारीख़ी तौर पर इंतहाई अहम रही है, जहाँ पे आकर उसने जंगें लड़ी हैं, जहाँ का तेल उसके लिए इसलिए अहम है कि अगर वो तेल डॉलर में ना ख़रीदा जाए तो उसकी
अपनी इकानमी के लिए चैलेंज बन जाए। तो फिर जैगम साहब इसका मेरे हल ख्याल क्या है? क्योंकि पूरा देखिए जब खित्ता- ये मामला शुरू हुआ था तो उस वक्त हमें याद है कि अमरीकी वजीर दिफा ये कहते थे पीट हेग्सेट के जी हमारे पास तो बड़ा ज़ख़ीरा और हम मुसलसल ख़रीद भी रहे हैं। तो अब जो आप अदादो शुमार बता रहे हैं इससे तो हमें अमेरिका मुश्किल में नज़र आता है। यानी बहुत सारे अमरीकी सैनेटर्स जो कि ट्रंप पे तनकीद कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। इसका हल क्या है, वे आउट क्या है? देखिए, ताकत की तो बात कर दी। देखिए, अमेरिका की ताकत का तो दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। बहुत बड़ी वो ताकत है, लेकिन आप अपनी ताकत को किसी जुग्राफिया में इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात बहुत बड़ा हाथी एक तंग जगह में से फंसता है कि उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ अमेरिका के ख़िलाफ़ गई है वो वहाँ की ज्योग्राफी है कि जहाँ में वहाँ के हिलने के फिर काबिल नहीं है। देखिए, हल तो है नेगोशिएटेड सोल्यूशन। अमेरिका की तरफ से इस बात का इकरार कि अब वो दुनिया की वाहिद ताकत नहीं है और ये मसला दुनिया की जो दूसरी दो बड़ी ताकतें हैं ख़ास तौर पर, यानी चीन और रूस, और उसके साथ जो इलाकाई ममालिक हैं, उनके साथ मिलकर इस पूरे खित्ते के देरपा अमन के लिए, उसके लिए कोई फ्रेमवर्क बनाने के लिए वो है इसका देरपा हल। जब तक इसराइल ये सारी बदमाशियां करता रहेगा, ये सारा तूफान मचाए रखेगा, कत्लेआम करता रहेगा, जेनोसाइड करता रहेगा और अमेरिका उसको बैक करता रहेगा, बिल्कुल जैगम उसको असला साहब, देता देखिए रहेगा, जो उस वक्त इसराइल तक है वो खित्ते में तो कैसे पास अमन नहीं आएगा? आएगा क्योंकि वो बारहा कह चुका है कि जो अमन मुआहिदा हुआ हम तो उसको मानते नहीं है। शहजाद साहब, आपको भी ये लगता है कि जब तक इसराइल बाज नहीं आएगा तब तक खित्ते में या दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता? अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है जी। और बड़े अदब के साथ जैगम साहब भी इस पर ज़रूर रोशनी डालें कि देखिए, ये तो अमेरिका की हम बात करते हैं ना कि ईरान और अमेरिका, हुर्मुज़, ईरान और अमेरिका। तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि हुर्मुज़ ने तो दुनिया को काबू में कर लिया, तो दुनिया जो है वो फिर ईरान के साथ अपना मामला कैसे तय करेगी, किस तरीके से? यानी आप आज तो दुनिया अगर परेशान है तो जीसीसी परेशान है। चलो, जीसीसी तो उनके हामी हो गए, इसलिए उनको परेशान होना बनता है, लेकिन बाकी दुनिया जो हुर्मुज़ की वजह से परेशान होगी, वो फिर ईरान को किस तरीके से उसके साथ निभा करेंगे इस ईरान की इस किस्म की जो उनकी जो रविश है। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पे इसराइल और अमेरिका के चक्कर से निकल के ईरान को कहीं ना कहीं पे दुनिया के साथ मामला भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम भूल जाते हैं कि सैंक्शंस और प्रोलिफरेशन, सैंक्शंस और प्रोलिफरेशन ये इतने बड़े मसले हैं, ये दुनिया के मसले हैं, ये अमेरिका के मसले नहीं हैं। तो जब हम दुनिया के मसाइल को देखते हैं विज़ावी ईरान, तो ईरान को उनके साथ भी तो एडजस्ट होना है जो 100 बाकी 93 मुल्क हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि जहां पर आके हमारी जो बातचीत होती है वो पूरे तरीके से इस समागिरी के तौर पे लेके के अंदाज में इसको शायद एड्रेस नहीं करती। बिल्कुल ठीक कहना है शहजाद साहब। आमिर साहब, आपकी तरफ आते हैं, क्या अमेरिका और ईरान वाकई अमन चाहते हैं या दोनों फरीक? जी जैगम साहब, क्या ऐड करना चाह रहे हैं आप? जी नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं चौधरी साहब से, और यही पॉइंट था मेरा कि देखें फिर टेबल पे दूसरी दुनिया को होना चाहिए ना। चीन के कितने मफादात थे, चीन के लिए हुर्मुज़ कितना अहम है, अमेरिका से भी ज्यादा अहम है। चीन टेबल पर क्यों नहीं है, रूस टेबल पर क्यों नहीं है? तो ये मसला मैं वही कह रहा हूं। बिल्कुल जैगम साहब, बल्कि बहुत से हल्के तो कहते हैं कि चीन मसला है तो बैन अल-अक़वामी तौर पे हल होगा। बिल्कुल, बहुत सारे हल्के तो कहते हैं कि चीन और रशिया जो है वो बैक हैंड पे रह के सपोर्ट करें और अब उनको सामने आ भी जाना चाहिए। आमिर साहब, आपकी तरफ आते हैं कि अमेरिका और ईरान वाकई जो है हम चाहते हैं दोनों फरीक आखिरी वार से पहले अपनी अपनी ताकत आजमा रहे हैं? देखिए, ईरान की चॉइस नहीं है ये कि अमन हो या ये जंग जारी रहे, ये ईरान की चॉइस नहीं है। ये अब चॉइस बुनियादी तौर पे अमेरिका की है। और मैं इसके अंदर जो एक चीज़ जहन में रखने वाली बात है ना, देखें, एक तनाज़ा, एक ऐसा तनाज़ा जो सियासी भी है, जोग्राफियाई भी है और अस्करी भी है और सबसे बढ़ के वो नज़रियाती भी है, जो 50 साल से चल रहा है इस दुनिया के अंदर। अब उसका हल जो है वो 5 हफ्तों में या 5 महीनों में तो निकलना मुश्किल नज़र आता है ना। एक तरफ एक ऐसी रजीम है जो आलमी पाबंदियों के बावजूद भी उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने के लायक है। क्या ये चीज़ हमारी जो सो कॉल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड है, क्या ये चीज़ जो है वो उसको काबिल कबूल हो सकती है? नहीं।
ना तो मगरिब के अंदर ईरान की तरफ ये बदगुमानियाँ जो हैं ये चंद हफ्तों या चंद दिनों के अंदर चली जाएंगी या चंद महीनों में चली जाएंगी, और ना ही ईरान की जो रजीम है उसके नज़रियात और उसकी सोच जो है वो चंद हफ्तों या चंद महीनों में बदल जाएगी। इसलिए मैंने कुछ अर्सा पहले इसी प्रोग्राम में कहा था कि ये अब एक लो इंटेंसिटी और प्रोट्रैक्टेड यानी कि एक लंबी जंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। उसके और भी काफ़ी सारे अवामिल हैं। पहले तो ये कि सदर ट्रंप जिनका ख्याल था कि वो इजराइल के झांसे में आ गए, उनकी बातों में आ गए, उनका ख्याल था कि ये तो चंद दिनों की बात है कि वो रजीम चेंज कर देंगे और एक 50 साल पुराना मसला जो मगरबी दुनिया के लिए बना हुआ है ईरान की शक्ल में, उसकी रजीम की शक्ल में, उसका खात्मा कर देंगे। जब उनको ये समझ आ गई कि नहीं ऐसा होने वाला नहीं है, फिर उन्होंने भरपूर अस्करी ताकत इस्तेमाल करके भी देख ली और वो भी उनको पता चल गया कि नहीं उससे भी कोई ख़ास फ़ायदा उनको नहीं होने वाला, और उससे जो अमेरिका के अंदर ना सिर्फ उनके खिलाफ जो है वो राय जो है वो उनके खिलाफ होती हुई नज़र आई, बल्कि इजराइल के खिलाफ नौजवान नस्ल के अंदर, अमेरिकी नौजवान नस्ल के अंदर पहली दफ़ा हमने देखा कि इतने बड़े पैमाने पर उसकी अप्रूवल रेटिंग इजराइल की जो हैं वो कम हुई हैं वहाँ पे। तो उनकी तो दिलचस्पी इस मामले में ख़त्म हो गई है। ज़ाहिर है कि नवंबर के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उनकी पार्टी का भी ज़्यादा फोकस उसी के ऊपर है, तो वो तो ये मामला पेंटागन को थमा के साइड के ऊपर हो गए हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है इस अमन मुआहदे के सामने कि अमन के ऊपर इत्तफाक ये नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ऐसा नहीं होने दे रहे हैं, अमन के ऊपर इत्तफाक तो जीसीसी के अंदर भी नहीं है। क्योंकि देखिए किसी भी किस्म के अमन मुआहदे से अगर ये जंग बंद होती है तो ईरान की ताकत में इजाफा होता है, ये बात दुनिया को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। और जीसीसी में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस चीज़ को कबूल फौरी तौर पर कबूल करने को तैयार हो। इसीलिए आपने देखा ना कि चले इजराइल को जब थोड़ा सा धुतकारा प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उसको पीछे हटना पड़ा तो लेबनान और हिजबुल्ला एक बहाना बन गए। वो जब पसे मंजर में गए तो बहुत सी रेबल्स जो हैं वो एक बहाना बन गए हैं। कल को वो नहीं होंगे तो कोई और बहाना बन जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई फौरी हल जो है वो निकल सकता है, सामने आ सकता है। कोई वजह है ना कि आखिर चीन और रूस जैसी ताकतें जो हैं वो अभी तक इसके अंदर वो अपना वजन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, वो बिल्कुल खामोशी से पीछे बैठी हुई हैं। सो ये मेरा ख्याल है ये एक ऐसी जंग बनती जा रही है जिसके साथ रहना दुनिया को कुछ अरसे के लिए और काफ़ी सिग्निफिकेंट अरसे के लिए अब दुनिया को सीखना पड़ेगा कि इस जंग के साथ उन्होंने कैसे रहना। जी अपनी पॉलिसीज उसी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। आमिर साहब इस जंग के साथ किस तरह से जीना, वैसे दुआ तो यही है कि जंग खत्म हो, खित्ते में पूरी दुनिया में अमन कायम हो।